कल लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, सारी चीज़ हमने देखी थी कि जो भी ह्यूमन इंटरेक्ट करता है किसी से, हिंदी, इंग्लिश या किसी रिटन के थ्रू किसी लैंग्वेज से, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज। और नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग कैसे होती थी? नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते थे, जो कि हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था, प्रोसेस करता था और उसके हिसाब से आउटपुट देता था। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग थी। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? पहला था आपका एम्बिग्यूटी ड्यू टू सिमिलर वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि सिमिलर होते थे, जैसे नेल्स का यूज़ करते थे। नेल्स एक एग्जांपल लेके चले थे हम लोग। तो नेल्स का मतलब होता है आपका नेल्स, हाथ के नेल्स भी हुए, और नेल्स का मतलब कील भी होता है। तो जब आप इस तरह का वर्ड्स यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस, नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेस करने में उसे अस्पष्टता होती है, यानी एम्बिग्यूटी होती है कि पता नहीं कौन सा नेल्स ये कह रहे हैं, उसके हिसाब से जवाब देगा। सेकंड चीज़ होती है आपकी क्या कहते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसका कोई मतलब ही ना निकल रहा हो। आपने सेंटेंस तो जो बोला है वो बिल्कुल किसी एक लैंग्वेज में है, बट उसका कोई मतलब ना निकल रहा हो। जैसे मैं कहा था द ताजमहल इज़ फ्लाइंग, तो ये तो एक इंग्लिश सेंटेंस बन जा रहा है, बट इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो वहाँ पे भी परेशानी होती थी, सिस्टम कुछ इस तरह की चीज़ें समझ लेता था जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता था। थर्ड क्या था आपका? थर्ड ये था कि आप बहुत ज़्यादा कंजंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप एंड या और का यूज़ कर रहे हैं। तो सेंटेंस जब बहुत ज़्यादा लंबा होता था कंजंक्शंस का यूज़ करके, तो भी सिस्टम को उसको समझने में परेशानी होती थी। और चौथा क्या प्रॉब्लम थी? चौथी प्रॉब्लम ये थी कि आप बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ही, शी, इस तरह का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी सिस्टम को परेशानी होती थी समझने में कि ही का क्या मतलब है, शी का क्या मतलब है, किसके लिए ही यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए शी यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोनाउन का यूज़ करना भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एम्बिग्यूटी को जनरेट करता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी थी। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स तो कई होती हैं, कई ढेर सारी होती हैं, बट मेनली हमने दो ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ी थी। एक थी की एनालिसिस और पैटर्न मैचिंग, और दूसरी थी आपकी सिंथेटिक ड्राइवन पार्सिंग टेक्निक। तो जो पहली वाली थी कीवर्ड एनालिसिस वाली, उसमें हमने एक ब्लॉक डायग्राम से समझा था कि किस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है। तो उसमें पहला स्टेप क्या था कि आप सारे वर्ड्स को क्या करते थे, स्कैन करते थे। एक स्ट्रक्चर वर्ड्स का आता था, आपने जो भी चीज़ बोला उसको स्कैन किया है। उसको स्कैन करने के बाद सिस्टम या रोबोट क्या करता था, उसको स्कैन करने के बाद उसमें से वो कीवर्ड्स को फाइंड आउट करता था जिस कीवर्ड्स का आंसर पहले से उसके अंदर फीड है। अगर आपके पास एक सिस्टम या एक रोबोट है, एक एलिजा रोबोट का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या था, उसमें पहले से ही कुछ कीवर्ड्स, कुछ वर्ड्स को फीड किया गया था कि अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इसको कैप्चर करिएगा और इस वर्ड के हिसाब से ये आप आंसर दीजिएगा या ये क्वेश्चन करिएगा। तो इस तरीके से होता था। तो अगर आपने कुछ सेंटेंस दिया है तो उसमें से कीवर्ड फाइंड आउट करता है सिस्टम, और कीवर्ड को पहले देखता है कि वो कीवर्ड्स या एक भी कीवर्ड्स फाइंड आउट हुए हैं कि नहीं। अगर कोई कीवर्ड फाइंड आउट नहीं हुआ है, सिस्टम ने उस सेंटेंस में से कोई कीवर्ड फाइंड आउट नहीं किया है, तो क्या करेगा, आंसर नहीं देगा। बट उसने अगर कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया है तो आंसर देगा। और उसमें क्या कंडीशन थी कि कीवर्ड्स एक से ज़्यादा अगर फाइंड आउट किया तो क्या करेगा, उनमें से प्रियोरिटी का कुछ एल्गोरिथम्स उसमें लगा रहता है प्रियोरिटाइज करने के लिए। उन कीवर्ड्स में से किसी कीवर्ड को प्रियोरिटी देगा और प्रियोरिटी के हिसाब से जवाब देगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि फादर नाम का कीवर्ड है और उसमें दो क्वेश्चन अराइज करने हैं। तो अगर कुछ सेंटेंस बोला जाता है माय फादर इज ए डॉक्टर, तो उसके अंदर फीड है कि फादर, उसने फादर डॉक्टर दोनों कीवर्ड उसके अंदर दिया हुआ है। तो उसने क्या किया, फादर वर्ड को प्रायोरिटी दे करके कैप्चर करके एक सवाल पूछ लिया, ओके व्हाट इज द एज ऑफ योर फादर, या व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, इस तरीके से पूछ लिया। अब बार बार जो है फादर वर्ड अगर कीवर्ड आ रहा है हमारे सेंटेंस में तो उसका 2-3 बार जवाब देगा। अगली बार क्या करेगा, उसकी प्रायोरिटी कम करके किसी दूसरे कीवर्ड का फिर वो जवाब देगा, किसी दूसरे कीवर्ड को पकड़ेगा। तो इस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाता है, उसमें कई एल्गोरिथम रहते हैं, उस हिसाब से करते हैं। तो ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग थी। आज हम देखेंगे कंप्यूटर विजन क्या होता है। तो कंप्यूटर विजन हम पहले देख लेते हैं बोर्ड पे, कंप्यूटर विजन क्या होता है। देखिए, लिख लेते हैं पहले।
computer vision is an interdisciplinary field that deals with how computers can be made for gaining high level understanding from digital images और वीडियोस। तो पहला पॉइंट कंप्यूटर विजन का क्या लिखा है देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कंप्यूटर विजन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट डील्स विद द हाउ कंप्यूटर्स कैन बी मेड फॉर गेनिंग हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम डिजिटल इमेज और वीडियोस। तो कंप्यूटर विजन का ये मतलब है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर की कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, समझने की और उसके हिसाब से जवाब देने की, किसके थ्रू? डिजिटल इमेजेस और वीडियो के थ्रू। देखिए यहाँ लिखा है इट डील्स विथ हाउ कंप्यूटर कैन बी मेड फॉर गेनिंग हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर कितना हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग करता है, ये इसका विजन होना चाहिए कि मैक्सिमम हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग उस कंप्यूटर सिस्टम की, वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए मैक्सिमम उसके अंदर क्षमता हो। तो कंप्यूटर विजन का यही काम होता है, गेनिंग हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम डिजिटल इमेज और वीडियोस और डिजिटल इमेज से कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो गेन कर ले रहा है। हमारा कंप्यूटर विजन यही रहता है, हम सिस्टम को इस तरीके से बनाएं तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या मैक्सिमम अंडरस्टैंड कर सके किसी भी डिजिटल इमेज को या फिर वीडियोस को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सके। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कंप्यूटर विजन का। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर विजन tasks include methods for acquiring processing analyzing and understanding digital image. It include extraction of data. It include extraction of data from real world
in order to produce numerical or symbolic इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। कंप्यूटर विजन टास्क्स इंक्लूड मेथड फॉर एक्वायरिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिजिटल इमेज। तो जैसे पहले पॉइंट में ही लिखा हुआ था कि आप किसी डिजिटल इमेज या वीडियो से कितनी इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेता है हमारा सिस्टम, वो उसका ये हमारा कंप्यूटर विजन होना चाहिए कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो उसी को थोड़ा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखा है कि कंप्यूटर विजन का टास्क ये होता है कि वो सिस्टम को क्या कहते हैं, डिजिटल इमेज या वीडियो को एक्वायर करे, उसकी प्रोसेसिंग कर सके, उसको एनालाइज कर सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस कंप्यूटर विजन का होता है। उसको प्रोसेस कर सके, प्रोसेस के हिसाब से आउटपुट करे, एनालाइज करे यानी उसमें इंफॉर्मेशन गेन करे कि वो क्या चीज़ है, एक्वायर करे यानी उसको ले, सारे वीडियोस को वो क्या करे, इकट्ठा करे या फिर देखे, एक्वायर करे सारे वीडियो को और अंडरस्टैंड करे। तो चारों ही पॉइंट इसमें बताए गए हैं। अगला पॉइंट क्या है, इट इंक्लूड एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा। जैसा मैंने कहा कि डाटा एक्सट्रैक्ट करता है वीडियोस या डिजिटल इमेज से, तो वही चीज़ लिखा है, इट इंक्लूड एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड से डाटा को एक्सट्रैक्ट करें। रियल वर्ल्ड में आपके इमेज हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं रियल वर्ल्ड में वो वीडियो की तरह है, जो भी स्टेशनरी चीज़ देख रहे हैं वो इमेज की तरह है। तो रियल वर्ल्ड से ही क्या करें, इंफॉर्मेशन को, डाटा को एक्सट्रैक्ट करें। इट इंक्लूड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम रियल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यूमेरिकल और सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन। रियल वर्ल्ड से क्या करे कि सारे के सारे डाटा को एक्सट्रैक्ट करे और आउटपुट में उसको क्या करे, न्यूमेरिकल या सिंबॉलिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको दिखा सके। जैसे मैं सेंसर की पहले बात किया था, तो सेंसर्स क्या करते थे कि इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, एनालॉग इंफॉर्मेशन को, उसको किस में चेंज करते हैं, डिजिटल में चेंज करते हैं कि डिजिटल फॉर्म में आप उसको रीड कर सकें। तो यहाँ वो चीज़ न्यूमेरिकल और सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कंप्यूटर विजन का। As a scientific discipline, computer vision is concerned with the theory behind artificial intelligence that extract information from images. The images can the images data can take many forms
take many forms such as video sequences, forms such as video sequences, view from multiple cameras, or multiple dimensional data from मेडिकल स्कैनर। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा कंप्यूटर विजन में? एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है आपका। एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, कंप्यूटर विजन is concerned with the theory behind artificial intelligence। क्या लिखा है? As a scientific discipline, computer vision is concerned with the theory behind artificial intelligence। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे क्या थ्योरी है, किस तरीके से काम करता है, कैसे इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर करके इंफॉर्मेशन गेन करता है किसी आउटपुट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या दी हुई है? साइंटिफिक डिसिप्लिन है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही काम करता है। दैट एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम इमेजेस, ये पहले बताया जा चुका है। द इमेजेस डाटा कैन टेक मैनी फॉर्म्स, इमेजेस बहुत कई किसी भी फॉर्म में हो सकता है। किस किस फॉर्म में होता है? सच एज वीडियो सीक्वेंसेस, यानी कि वीडियोस के फॉर्म में होगा, सीक्वेंस ऑफ इमेज आएगा तभी आपका वीडियो बनेगा। व्यू फ्रॉम मल्टीपल कैमरास, आप कई ढेर सारे कैमराज से व्यू देख रहे हैं तो वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। और मल्टीपल डायमेंशनल डाटा फ्रॉम मेडिकल स्कैनर, यानी कि मेडिकल, जैसे आप मेडिकल इसकी एमआरआई का यूज़ करते हैं तो वहाँ क्या होता है? मल्टीपल डायमेंशनल डाटा का यूज़ करते हैं, स्कैन करते हैं और इमेजेस से आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर विजन की होती है। कंप्यूटर विजन में मेनली इमेजेस और वीडियोस पे काम होता है। मैं जो सेंसर्स की बात कर रहा था, सेंसर्स एक एग्जांपल जरूर है उसका, बस सारे ही सेंसर वीडियो या इमेज पे काम नहीं करते हैं, कुछ टेम्परेचर्स पे काम करते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर में भी कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। तो सारे ही सेंसर्स एआई में तो नहीं इंक्लूड किया जा सकता, एआई में तो इंक्लूड किया जा सकता है, बट कंप्यूटर विजन के पार्ट में मेनली क्या है, आपका इमेज वीडियोस पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर विजन हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे जो कि अगली यूनिट है, सर्च। सर्च क्या होता है, सर्च स्पेस क्या होता है, सर्च ट्री क्या होता है। सर्च स्पेस और सर्च ट्री हमारे लेक्चर में पहले ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं, तो उसी की डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। अच्छा, ह्यूरिस्टिक सर्च का एक इंट्रोडक्शन भी मैं दे दिया था। तो मेनली सर्च कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक तो ह्यूरिस्टिक ही होता है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड सर्च। तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के आपके सर्च होते हैं और क्या कहते हैं, सॉरी, एक होता है ह्यूरिस्टिक सर्च को ही इन्फॉर्म्ड सर्च कहते हैं, और अनइन्फॉर्म्ड सर्च होता है दूसरा टाइप। तो पहले हम देखते हैं सर्चिंग क्या है। तो यहाँ पे पहले टॉपिक चेंज करते हैं। सर्च फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, सर्च फॉर सॉल्यूशन। पहले देख लेते हैं सर्च क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। प्रोसेस ऑफ
locating a solution to a problem by systematically looking at nodes in search tree or a search space until a goal node is found। तो डेफिनेशन क्या है सर्च की, देखते हैं क्या लिखा है। सर्च क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ सॉल्यूशन, ऐसा प्रोसेस जिससे आप सॉल्यूशन पा जाएं, सॉल्यूशन पाएं टू अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का। तो सर्च क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ सॉल्यूशन, ऐसा प्रोसेस जो आपको सॉल्यूशन दे किसी प्रॉब्लम का, बाय सिस्टमेटिकली लुकिंग एट द नोड्स, जो सिस्टमेटिकली नोड्स पे देखें। जैसे आपके कई ढेर सारे नोड्स हैं, तो नोड्स को सिस्टमेटिकली देखते हुए, नोड पे नोड जाते हुए फाइनली सॉल्यूशन वाले नोड पे पहुंचे, यानी कि फाइनल नोड पे, इनिशियल नोड से फाइनल नोड पे पहुंचने के लिए सिस्टमेटिकली हर नोड पे स्कैन करते हुए फाइनल नोड पे पहुंचे जहां पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। सिस्टमेटिकली लुकिंग एट द नोड्स इन सर्च ट्री, या तो सर्च ट्री में देखेगा और अ सर्च स्पेस, या फिर सर्च स्पेस में देखेगा अनटिल, कब तक, अ गोल नोड इज फाउंड, जब तक गोल नोड आपको मिल ना जाए। तो ये तो सिंपल सा सर्च हो गया। अब इसमें दो चीजें आई हैं, सर्च ट्री आई है और सर्च स्पेस आया है। तो सर्च ट्री और सर्च स्पेस क्या होता है, ये हम अगले डेफिनेशन में देखेंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन, सर्च स्पेस क्या होता है कि ऑल द पॉसिबल परमुटेशंस फॉर द सॉल्यूशंस, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के जितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं परमुटेशन से। तो सर्च स्पेस में सारी चीज़ें दी होती है, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, कौन सा गुड सॉल्यूशन है, कौन हमारे लिए सही पड़ेगा, वो सर्च स्पेस से ही हम फाइंड आउट करते हैं। और सर्च ट्री क्या होता है? सर्च ट्री क्या होता है? एक ट्री फॉर्म होता है नोड्स का, जो कि आपके पेरेंट नोड या कह सकते हैं रूट नोड से स्टार्ट होता है, यानी इनिशियल पोजीशन से, और लीफ नोड तक जाता है। किसी एक लीफ नोड पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या है ये? सर्च ट्री ये हो गया, सर्च स्पेस ये हो गया। आप दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनेशन पहले सर्च स्पेस की देखते हैं। set of possible permutation, a set of possible permutation that can be examined by search methods in order to find in order to find solution in order to find solution, the search
space represents every possible solution. The search space represents every possible solution and all the arguments and all the arguments that do not specify the problem constraints. सर्च स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। अ सेट ऑफ पॉसिबल परमुटेशन, ऐसा सेट जिसमें सारे ही पॉसिबल परमुटेशन दिए हों। अ सेट ऑफ पॉसिबल परमुटेशन दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय सर्च मेथड, जिसको सर्च मेथड से हम एग्जामिन करें। जितने भी आपके पॉसिबल परमुटेशंस हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उन सारे पॉसिबल परमुटेशन को किस मेथड से एग्जामिन करें? सर्च मेथड से, इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। यानी कि सर्च स्पेस में सारे ही परमुटेशंस दिए हुए हैं सॉल्यूशंस करने के लिए, उस परमुटेशंस में से हम फाइंड आउट करते हैं सर्च स्पेस में से कि सर्च एल्गोरिथम या सर्च मेथड से उस सारे परमुटेशंस में से सर्च मेथड में से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा आपका सॉल्यूशन देगा, कौन सा परमुटेशन आपको सॉल्यूशन देगा या गोल तक पहुंचाएगा। द सर्च स्पेस रिप्रेजेंट्स, सर्च स्पेस क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन, सारे ही पॉसिबल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है परमुटेशन से, जो जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और सर्च मेथड क्या करता है या सर्च एल्गोरिथम क्या करता है? उस सर्च स्पेस में से फाइंड आउट करता है सॉल्यूशन को। The search space represent every possible solution and all the arguments that do not specify the problem constraints, और सारे ही आर्गुमेंट्स को बताएगा जो जो आपके प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स को स्पेसिफाई ना करते हो। यानी कि प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉब्लम दी है उसके साथ कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ बाधाएं लगी होंगी, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जैसे होता है ना कंडीशंस हम लगाते हैं, तो कंडीशंस को ही कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो सर्च स्पेस ये भी आर्गुमेंट करता है, ये भी बताता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स एंड ऑल द आर्गुमेंट्स दैट डू नॉट स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। तो सारे ही आर्गुमेंट्स को डिफाइन करता है। अगर सॉल्यूशन करने के लिए किसी ने कहा है सर्च स्पेस में, तो सर्च स्पेस ये बताएगा कि आपने वो कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए हुए हैं जो सॉल्यूशंस के लिए चाहिए, तो उस कंस्ट्रेंट्स को यूज करने के लिए कहेगा, यानी कंस्ट्रेंट्स को भी डिफाइन करेगा कि इस प्रॉब्लम में ये कंस्ट्रेंट्स हैं, और उस कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए परमुटेशंस सारे उसमें रहते हैं। तो उस परमुटेशंस में ही सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, तो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम सर्च मेथड का यूज करते हैं सर्च स्पेस में, ठीक है। तो ये सर्च स्पेस हो गया। अब सर्च ट्री क्या होता है ये देखते हैं। सर्च ट्री देखिए, अ सेट ऑफ पॉसिबल सर्च ट्री देखते हैं। अ ट्री दैट is used to represent the search problem and is
examined by a search method, examined by a search method to search for solution। ठीक है, सर्च ट्री की डेफिनेशन क्या दी हुई है? अ ट्री, यानी कि सर्च ट्री होगा एक ट्री फॉर्म में होगा, दैट यूज टू रिप्रेजेंट, जिसको यूज किया जाता है क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? द सर्च प्रॉब्लम। तो सर्च ट्री क्या होगा? आपको सर्च प्रॉब्लम भी रिप्रेजेंट करेगा, एंड इज एग्जामिन्ड बाय अ सर्च मेथड टू सर्च फॉर सॉल्यूशन। क्या होगा सर्च ट्री में? क्या होगा कि बहुत ढेर सारे नोड्स होंगे, रूट नोड से लेकर के लीफ नोड तक, जो कि एक प्रॉब्लम्स को बताएंगे। ठीक है, तो सर्च मेथड का हम यूज करेंगे उस ट्री में, उस ट्री में से आप रूट नोड से यानी कि इनिशियल कंडीशन से कैसे आप फाइनल यानी कि सॉल्यूशन की तरफ, यानी लीफ नोड ऐसा जो आपको सॉल्यूशन दे रहा हो वहां तक पहुंचे। तो सर्च ट्री का यही सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब सर्च मेथड क्या क्या होते हैं? तो शुरू में मैं बताया था, एक तो ह्यूरिस्टिक सर्च होता है मेथड, जिसे हम इन्फॉर्म सर्च कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? अनइन्फॉर्म सर्च होता है। और इन दोनों सर्च में अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, तो सारे ही एल्गोरिथम्स हम देखेंगे क्या क्या होता है, उसके बाद उसको हमें अगले लेक्चर में पढ़ना होगा। पहले देखते हैं क्या होता है। सर्च मेथड्स, कौन कौन से सर्च मेथड हैं? पहला मेथड क्या है? अनइन्फॉर्म्ड सर्च, सॉरी अनइन्फॉर्म्ड सर्च पहला मेथड है आपका, अनइन्फॉर्म्ड सर्च, और दूसरा है आपका इन्फॉर्म्ड सर्च। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च को आप ब्रूट फोर्स सर्च भी कह सकते हैं, ब्लाइंड सर्च भी कह सकते हैं, और एग्जॉस्टिव सर्च भी कह सकते हैं। एग्जॉस्टिव सर्च यानी कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च लिखा हो, या फिर ब्रूट फोर्स सर्च लिखा हो, या फिर ब्लाइंड सर्च लिखा हो, या एग्जॉस्टिव सर्च लिखा हो, ये एक ही मतलब होता है जिसमें, जिसको अनइन्फॉर्म्ड सर्च कहते हैं। इन्फॉर्म्ड सर्च को आप कह सकते हैं क्या? ह्यूरिस्टिक सर्च। इसको आप ह्यूरिस्टिक सर्च भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है एक ब्रीफ बता दे रहा हूँ। देखिए, अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है कि जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म ना हो, या ब्लाइंड सर्च, या ब्रूट फोर्स सर्च, या एग्जॉस्टिव सर्च कह रहे हैं, यानी कि आपको सर्च स्पेस और सर्च ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, किसमें? अनइन्फॉर्म्ड सर्च में। ठीक है, और अनइन्फॉर्म्ड सर्च को ब्लाइंड सर्च भी इसीलिए कहते हैं कि उसमें सर्च स्पेस या फिर सर्च ट्री का नॉलेज नहीं होता है। एग्जॉस्टिव सर्च भी इसलिए कहते हैं, एग्जॉस्टिव मतलब कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, बहुत ज़्यादा आपको इस सर्च को मेहनत करनी पड़ती है, सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं, और सॉल्यूशन जो है आते आते एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ज़्यादा आपको टिपिकल पड़ता है, बहुत लंबा पड़ता है। ठीक है, अच्छा, मेन चीज़ क्या है? अनइन्फॉर्म्ड सर्च जो है आपका, वो बेस्ट सॉल्यूशन के लिए ट्राई करता है, फाइंड आउट करता है बेस्ट सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। लेकिन ये भी है कि एग्जॉस्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड सर्च होता है,
तो सॉल्यूशन तक पहुंचने में हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगे, या फिर आप सॉल्यूशन खोजते ही रह जाए आखिरी तक, एल्गोरिथम चल रहा है, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें अनइन्फॉर्म्ड सर्च में दिक्कतें होती हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च या इन्फॉर्म्ड सर्च में पहले बताया था कि ऐसा सर्च जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि बेस्ट सॉल्यूशन मिले, लेकिन आपको गुड या वेरी गुड सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। प्लस ये वाला जो सर्च होता है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है एग्जॉस्टिव सर्च की तरह, या फिर ब्लाइंड या अनइन्फॉर्म्ड सर्च की तरह। तो क्या होता है इसमें सॉल्यूशंस आपको जल्दी मिलते हैं, गुड सॉल्यूशन तो मिल जाएगा या वेरी गुड सॉल्यूशन तो मिलना ही मिलना है, गारंटी है इसकी। बेस्ट सॉल्यूशन के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता, या फिर बहुत ज़्यादा लंबा किसी भी एल्गोरिथम में सर्च में फंसता नहीं है। ये कोई ना कोई रास्ता निकाल कर गुड या वेरी गुड सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। ठीक है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में दो तरह के सर्च आते हैं जो आप लोग पहले पढ़े भी होंगे। पहला होता है DFS, जिसको आप क्या कहते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, और दूसरा क्या होता है आपका BFS, जिसको आप कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च तो इन्फॉर्म सर्च में आएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। ये दोनों आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा भी होगा, ये सर्च क्या होते हैं, इसको मैं आगे बता भी दूंगा क्योंकि AI में दिया हुआ है इस वजह से। ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है, ह्यूरिस्टिक सर्च में कौन कौन से सर्च होते हैं, तो देखिए पहला होता है हिल क्लाइंबिंग, दूसरा होता है कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन, तीसरा होता है बेस्ट फर्स्ट सर्च, चौथा होता है एस्ट्रिक एल्गोरिथम, पांचवा होता है एओ एल्गोरिथम, और छठवा होता मीन एंड एनालिसिस, मीन एंड एनालिसिस। ठीक है। तो इन्फॉर्म सर्च में ये आपके मेनली 6 सर्च होते हैं, या ह्यूरिस्टिक सर्च में मेनली 6 सर्च होते हैं जो दिखाए गए हैं। पहला क्या है हिल क्लाइंबिंग, दूसरा क्या है कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन, तीसरा क्या है बेस्ट फर्स्ट सर्च, एस्ट्रिक एल्गोरिथम और मीन एंड एनालिसिस। देखिए जब ये सारे के सारे एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो हम इनके साथ एक एक एग्जाम्पल भी पढ़ते जाएंगे, और हिल क्लाइंबिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी ये भी देखते हुए जाएंगे। कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन में कंस्ट्रेंट्स का मतलब जो मैं आपको बताया हूँ कंडीशन या रूल्स होते हैं, तो सारे ही रूल्स को सेटिस्फाई करते हुए जो सॉल्यूशन आए वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन सॉल्यूशन होता है। इसका भी एग्जांपल देंगे। बेस्ट फर्स्ट सर्च को ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह ही हम सर्च करते हैं, बट इसमें होता है बेस्ट फर्स्ट सर्च, मतलब कि हम इस तरीके से सर्च करते हुए चलेंगे कि जिससे आपको सॉल्यूशन जो है वो पहले मिल जाए, गुड सॉल्यूशन या वेरी गुड सॉल्यूशन मिल जाए। इसके भी कुछ कमियां अगर होंगी तो उसको भी देखेंगे। एस्ट्रिक एल्गोरिथम देखेंगे एग्जांपल के साथ क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। एस्ट्रिक देखेंगे, एंड और एल्गोरिथम, इसे एंड और कहते हैं, एंड कंडीशन हो या और कंडीशन हो, तो इसको हम पढ़ेंगे। एस्ट्रिक एल्गोरिथम भी बहुत इजी पड़ेगा आपको। मीन एंड एनालिसिस का एक एग्जांपल देखेंगे, मीन एंड एनालिसिस क्या होता है, तो सारे ही एग्जांपल के साथ देखेंगे, और ये भी बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। BFS तो आपको पता ही होगा क्या है, फिर भी मैं बता दूंगा, ये भी बहुत इजी है। आगे हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च का, लिख लेते हैं क्या होता है।
A uninformed search is also called brute force search or blind search because they do not require any domain specific knowledge other than how to traverse the search tree and how to identify the leaf nodes and goal nodes। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है, देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रूट फोर्स सर्च और ब्लाइंड सर्च, जो कि मैं पहले बता दिया था कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च को आप ब्रूट फोर्स सर्च या ब्लाइंड सर्च बोल सकते हैं। बिकॉज क्यों ब्लाइंड सर्च बोलते हैं? बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, इन्हें कोई डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए, इनको कोई भी सर्च स्पेस नहीं चाहिए। डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज का ही मतलब हुआ सर्च स्पेस, ठीक है। तो उन्हें कोई सर्च स्पेस नहीं चाहिए एंड अदर देन, और इसके अलावा क्या नहीं चाहिए, हाउ टू ट्रावर्स द सर्च ट्री, सर्च ट्री को कैसे ट्रावर्स करना है ये भी इनको नहीं पता रहता है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द लीफ नोड एंड गोल नोड, सर्च ट्री से किस तरीके से लीफ नोड या गोल नोड तक जाएंगे ये भी चीज़ अनइन्फॉर्म्ड सर्च में नहीं रहता है। और अनइन्फॉर्म्ड सर्च में आपको सर्च स्पेस भी नहीं दिया रहता है। दो चीज़ होते हैं, डीएफएस और बीएफएस, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्च फॉर सॉल्यूशंस के दो तरीके। अब हम एक बार और देख लेते हैं क्या क्या था। सबसे पहले हमने देखा कि कंप्यूटर विज़न क्या होता है। कंप्यूटर विज़न में आपने सारी चीज़ें 3 पॉइंट्स पढ़े थे और तीनों करीब करीब सेम ही थे। 3 पॉइंट क्या थे उसमें कि कंप्यूटर विज़न का मतलब ही ये होता है कि आप इस तरह का सिस्टम बनाएं जो इमेज और वीडियो से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को गेन कर सके, क्या करे, उसे अंडरस्टैंड कर सके, उसको एक्वायर कर सके, उसको प्रोसेस कर सके। ये सारी चीज़ें किसमें थी? कंप्यूटर विज़न में थी, ठीक है। तो कंप्यूटर विजन का मेन तो यही मकसद होता है कि ऐसा सिस्टम बनाए जो सिस्टम को पूरी तरीके से क्या कर सके, नॉलेज गेन कर सके। ऐसा सिस्टम है जो कि इमेज और वीडियो से मैक्सिमम डाटा को इकट्ठा कर सके। फिर हमने सर्च फॉर सॉल्यूशंस को पढ़ना शुरू किया था। तो सर्च फॉर सॉल्यूशंस में आपने क्या पढ़ा था कि सर्च क्या होता है, उसके बाद आपने पढ़ा था सर्च स्पेस और सर्च ट्री क्या होता है। तो सर्च में ही आपने देखा था सर्च स्पेस और सर्च ट्री दोनों चीज़ आई थी। तो क्या होता था सर्च में कि आप किसी भी सर्च स्पेस के थ्रू या फिर सर्च ट्री के थ्रू, सर्च स्पेस या सर्च ट्री के थ्रू आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद क्या था आपका, सर्च ट्री क्या होती थी और सर्च स्पेस क्या होता था। तो सर्च ट्री में आपने देखा था
कि सर्च ट्री में ये बताया गया था कि सॉरी सर्च स्पेस में ये बताया गया था कि सर्च स्पेस इज ए परमुटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिया हुआ है तो उसके सारे के सारे परमुटेशंस दिए रहते हैं सर्च स्पेस में कि किस तरीके से सारे परमुटेशंस को यूज़ करके आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका सर्च ट्री। तो सर्च ट्री क्या था आपका, एक ट्री फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें रूट नोड से लीफ नोड तक जाना रहता है। और सर्च ट्री को सर्च मेथड क्या करता है, सर्च मेथड बताता है कि हम सर्च ट्री को किस तरीके से ट्रैवर्स करें जिससे आप रूट नोड से गोल नोड तक पहुंच सकें, यानी कि गोल आपको मिल सके प्रॉब्लम का, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था दो तरह का सर्च, कौन कौन सा, अनइन्फॉर्म सर्च और इन्फॉर्म सर्च। तो अनइन्फॉर्म सर्च को जैसा मैं बताया कि ब्रूट फोर्स सर्च भी कह सकते थे, ब्लाइंड सर्च भी कह सकते थे, एग्जॉस्टिव सर्च भी कहा जा सकता था। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, इन्फॉर्म सर्च, जिसको हम ह्यूरिस्टिक सर्च भी कह सकते थे। तो अनइन्फॉर्म सर्च क्या होता था, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि अनइन्फॉर्म सर्च में कोई सर्च स्पेस या सर्च ट्री गिवन नहीं रहती है, कोई भी सर्च स्पेस या सर्च ट्री नहीं दिया हुआ है। सॉल्यूशन आपको जो भी फाइंड आउट करना है वो दो एल्गोरिथम डीएफएस और बीएफएफ से साउंड करना, फाइंड आउट करना रहता। बीएफएस और डीएफएस की क्या प्रॉब्लम्स आती थी, या अनइन्फॉर्म सर्च में क्या प्रॉब्लम आती थी कि ये अपने एल्गोरिथम के थ्रू बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता था, और कभी कभी बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के चक्कर में ये काफ़ी लंबे टाइम तक सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करता रहेगा, यानी कि सर्च फॉर सॉल्यूशन इतना ज़्यादा लंबा टाइम कर देगा कि फिर उस सॉल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, या फिर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट ही ना हो। ये हाइबरनेट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ही सर्च करता रहे हमेशा के लिए। तो इन सब कंडीशन से बाहर आने के लिए इन्फॉर्म्ड सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज़ किया गया, जिसमें 6 मेथड्स थे। उन मेथड्स के यूज से आप बेस्ट सॉल्यूशन के चक्कर में समय नहीं खराब करेंगे, आप गुड या फिर वेरी गुड सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि इन्फॉर्म सर्च भी 6 तरीके के थे, कौन कौन से थे, आपका हिल क्लाइंबिंग सर्च था, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन सर्च था, बेस्ट फर्स्ट सर्च था, ए एस्ट्रिक सर्च था, एओ एस्ट्रिक सर्च था, और आपका मीन एंड एनालिसिस था। तो ये सारे ही के सारे हम लोग जो एल्गोरिथम है इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इजी है नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले जो भी चीज़ें हम पढ़े थे, देखिए जहाँ से यूनिट 2 शुरू हुई थी, सर्च फॉर सॉल्यूशन से यूनिट 2 शुरू हुई थी, उसके पहले सारी यूनिट 1 थी, ठीक है। थैंक यू।